जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं सर अरहम, मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे से टीचर हैं केमिस्ट्री के। बच्चों को हंसाते हैं और खूब काम करा के रुलाते हैं। और अभी मुस्कुरा रहे हैं जब मैं उनका तारुफ करा रहा हूँ। माशाल्लाह। अरहम भाई, कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ? हाँ, इधर आ जाए, इधर आ जाए। सर अरहम छुपी हुई शख्सियत हैं जी। अरहम भाई, कितना टाइम हो गया? 7 साल हो गए? सच्ची सच्ची? तो आपने कितने, अंदाजन हर साल आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एमटी कैट के लिए? अंदाजन 300 से 400। 300 400 को हर साल पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। और इसके अलावा आप नर्स वगैरह भी पढ़ाते हैं ना जी? वो भी पढ़ा रहे हैं। तो 300 400 को माशाल्लाह पढ़ाते हैं, तो अंदाज़ा लगा लें, मल्टीप्लाई खुद कर लें। तो इनके हाथ से बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना, वो डॉक्टर बन चुके हैं, अब तो बाहर आ गए, मार्केट में आ गए। जो अंडा था वो माशाल्लाह उसने चूजा भी दे दिया और वो बाहर भी आ गए हमें। और हमारे साथ बायो के लिए मौजूद हैं हमारे मुस्कुराते हुए दो एक और हमारे साथी हैं, हमजा खान साहब। जी हमजा भाई, कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? आपके साथ वैसे ओवरऑल? वैसे तो मैं 2012 से पढ़ा। 2012 से पढ़ा रहे हैं? वाह। 2012 से पढ़ा रहे हैं। और अ, आपने भी अंदाजन कितने बच्चों को पढ़ा लिया होगा, एक ओवरऑल बता दें। 1000 तो कम बता रहे हैं। 1000 के करीब पढ़ा दिए। थोड़े से वो गिने नहीं है उन्होंने, गिनते हैं ना सही से गिन लेते हैं। तो 1000+ स्टूडेंट्स को सर पढ़ा चुके हैं माशाल्लाह। और आई डोंट नो, सर असगर को हमने कहा था अभी, वो शायद ऑनलाइन आए हुए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा नाम असफर है। और मुझे यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 22 साल, 23 साल हो गए। 2024 चल रहे थे, 23 साल हो गए। 24वां साल शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। और बहुत सारे जो है वो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। अभी मिला था एक एक हफ्ते पहले एक डॉक्टर मिला थे, दो डॉक्टर मिले थे मुझे। तो मुझे क्या पहचाना सर आपने? मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं पहचाना। कह लगे सर वो आपके वो फलां बैच के वो हैं। और अब हम जो है ना वो हाउस जॉब करें। मैंने कहा क्या बात है यार, जबरदस्त। तो बंदा जो है ना वो बाज़-औक़ात वो स्टूडेंट को तो याद रहता है, टीचर को याद नहीं रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मौजूद हैं। और आपसे थोड़ी सी गपशप लगा रहे हैं, और इस इंतज़ार में कि कुछ लोग और ज्वाइन कर लें। तो फिजिकली भी पढ़ा रहे होते हैं हम लोग, और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे होते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनलाइन का जो हमारा जो सारा मैकेनिज्म है ये बहुत, वैसे तो कोविड ने आके धक्का दिया है बड़ा वाला। बट जिस तरह से हम पढ़ाते हैं टैबलेट्स पे कैमरेज के थ्रू, ये तो हम पिछले 2009 से पढ़ा रहे हैं। तो ये जो अभी आपको मैं अगर मौका लगेगा तो तस्वीर शेयर करेंगे। हमारे मिनाम भाई बैठे हैं सामने, हो सकता है वो तस्वीर खींचे तो कैमरास के थ्रू। और जो है वो टैबलेट्स के थ्रू हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, काफ़ी साल हो गए। तो एमडी कैट का जो टेस्ट होता है ना, ये तो एमडी कैट का टेस्ट बहुत ही कंपेटिटिव होता है। तो मुकाबला सख्त होता है, सबके सामने है। तो सिलेक्ट करना, जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है, जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है, जैसे दिल का ऑपरेशन होता है, तो आदमी बड़ा देख दाख के कराता है कि भाई दिल का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है ना वो क्या करे, खराब कुछ का कुछ कर दे। हैं? तो हमारी एक, अभी मैं इस्लामाबाद गया था, हमारी पप्पी बेचारी बहुत, उनके साथ ना, उनका ये यूरिन बैग लगता है मुस्तकिल, हर दूसरे तीसरे महीने बाद। और उसको 25 साल हो गए या 30 साल हो गए। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन गलत कर दिया। तो वो एक ऐसी चीज उसने कट कर दी जो कि काटनी नहीं थी। भाईजान काट के निकल गए बाहर, और मेरी पप्पी अभी तक भुगत रही। तो बड़ा मामला खतरनाक होता है, जो डॉक्टर्स का मामला होता है, बड़ा खतरनाक होता है। इसी तरह एमडी कैट का मामला भी खतरनाक होता है जी। एमडी कैट का मामला कितना खतरनाक है भाई, बहुत कौन कौन बहुत है कि भाई बड़ा अच्छा होना चाहिए एमडी कैट, और बड़ी जो है ना वो दुआएं, और दिल धड़क रहा है, और स्ट्रेस बढ़ रहा है। और हाँ जी, सच्ची सच्ची बताओ भाई बच्चों। अच्छा जी, नरगिस ने हाथ उठा दिया जी। और जी, और बहुत सारे। ठीक है जी। और
आवाज तो मेरे ख्याल से सही आ रही होगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा क्रिटिकल मामला होता है। तो कोशिश ये होती है हमारी कि हम इस अंदाज से चलें कि जो बच्चों के लिए इंतहाई 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 क्रिटिकल मोमेंट इन लाइफ है, जो कि शायद बहुत सौ की जिंदगी में पहली दफा आता है। बहुत से लोग रिपीट भी कर रहे होते हैं आजकल। बट ये आ जाए, आ जाए सर, आ गए देखें। असगर भाई का नाम भी आ गया। असगर भाई का खैर सेशन दूसरा वाला है, बट इनको हमने यहाँ पे भी बुला लिया। तो असगर भाई, वो बच्चे पूछ रहे थे जो आपके फिजिक्स वाले टीचर हैं, जो सर असगर हैं, वो कब से पढ़ा रहे हैं? आज से आज तो मेरी दोनों क्लास है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल से हमारी क्लास। नहीं नहीं वो पूछ रहे हैं कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। हाँ, 19 साल हो गए। नहीं यार, 19 साल तो ज्यादा हो गया यार। 19 साल हो गए, 2004 से पढ़ा रहा 2004 से पढ़ा रहे हैं भाई जी, असगर असगर भाई हमारे साथ। असगर भाई की जो है ना, मेरी आवाज तो हो सकता है कभी आपको ऊपर नीचे हो, असगर भाई की आवाज जो है ना, वो जब पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरे कमरे में भी जा रही होगी। ठीक है। बहुत ही मुश्किल लग रहा है एमडी कैट। हाँ, ये बात तो सही है भाई, मुश्किल तो है, इसमें तो कोई बात नहीं है। मगर रास्ता क्या है? तो कुछ बात सीखी है, पहले उससे ही शुरू कर देते हैं। आप सवाल, सवाल आ गया नहीं राइट, अभी थोड़ी सी गपशप लगाएंगे वाजिद भाई, फिर आपके सेशन स्टार्ट करेंगे, जो एमडी कैट की जो आपकी वो क्लास है। तो एक तो होती है चीज इख्तियारी, जिसको जो बंदे के इख्तियार में है, और एक चीज होती है गैर इख्तियारी। एक चीज वो है जो आपके हाथ में है, और एक वो चीज जो आपके हाथ में नहीं है। कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो परेशान होके करना ये है, फिक्रमंद होके करने का मकसद ये क्या है कि भाई हम क्या करें? हम इंटरनल फोर्सेस पे काम करें। हम क्या करें जी? इंटरनल फोर्सेस पे काम करें। इंटरनल, इंटरनल फैक्टर्स जो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है? प्लान बनाना। मेरे प्लान में क्या है? मेरे मेरे हाथ में क्या? एग्जीक्यूट करना। ठीक है। मेरे हाथ में क्या है? कि पॉजिटिव रहना, पूरी उम्मीद रहना। ठीक है। मेरे हाथ में क्या है? दुआ मांगना। तो ये अपने हाथ में जो चीज है उसको इंसान जब सही कर लेगा, तो जो उसके हाथ में चीज नहीं वो ठीक हो जाएगी। तो इख्तियारी चीजों को जो इख्तियार में उसको ठीक कर लेगा, तो जो गैर इख्तियारी वो ठीक हो जाएगा। और इंसान से जो सवाल पूछा जाएगा, मैं कहता हूँ जी एमडी कैट वाले दिन होना ये चाहिए कि आपको ये हो कि यार इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है। मैंने बहुत देख दाख के दाखला लिया, मैंने बहुत शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस की, मैंने खूब दुआएं मांगी, अपना एक एक लम्हा कीमती बनाया, बेतवज्जोही नहीं की, सुस्ती नहीं की। ठीक है जी। टाइम जाया नहीं किया। जो जो जैसे जैसे टीचर हमें एडवाइस करते रहे वैसे हम चलते रहे। तो ये जो है ना, ये इंशाल्लाह फिर ये मामला हल हो जाएगा। इम्तिहान वाले दिन आपका दिल बोले कि यार यू हैव गिवन अप योर बेस्ट, यू हैव डन योर बेस्ट, तो बाकी तो चीजें जो है ना चलती रहती हैं। कभी इंसान की परफॉर्मेंस ऊपर ही आती है, कभी नीचे हो जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर ही आती है, मगर कोशिश पूरी होनी चाहिए। ठीक हो गई बात? अब जी, इससे पहले कि मैं टीचर्स को हवाले करूं, इससे पहले कि मैं टीचर्स के हवाले करूं वो क्लासेस शुरू करें, थोड़ी सी मैं बात करूंगा। देखिए हमारा मैकेनिज्म क्या है, हमारी हमारी फिलॉसफी क्या है। हम समझते हैं हम समझते हैं कि एमडी कैट की तैयारी एक मजमुआ है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है। एक तो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, वो कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे होंगे? लेक्चर्स से। ठीक है, लेक्चर्स से। ठीक हो गई बात? दूसरी बात है कि ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करना। अब इसमें बहुत कुछ चीज़ें, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। ऑर्गेनाइज एफर्ट का मतलब क्या है? जैसे जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास लेते हैं, तो उसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि क्लास जो है अगर 3 बजे है, तो 3 बज के 1 मिनट पे क्लास स्टार्ट हो जाए, 2 पे स्टार्ट ना हो। और जो लाइन क्लास लेने वाले बच्चे हैं वो अपने टेबल पे तवज्जो ध्यान के साथ सही पोस्चर में बैठे हों 3 बजने से पहले पहले। ठीक हो गई? ऑर्गेनाइज एफर्ट में एक बात आ गई। दूसरी बात, ऑर्गेनाइज एफर्ट में बात यह है कि जब लेक्चर ले रहा हूं तो सिर्फ कान लगा के सुनना है? नहीं, कान लगा के नहीं सुनना है। अगर कोई बच्चा नोट बनाता है, नोट्स लेता है, पॉइंट्स लेता रहता है बात टीचर की, चाहे उसको वो बात पहले से पता थी या पहले से नहीं पता थी,
जब आदमी नोट्स लेता है तो वो एक प्रोसेस होता है कि वो दिमाग से बात निकल के उसके हाथों के जरिए बाहर आती है। तो नोट्स लेना, नोट्स लेना, चाहे आपको बने बनाए हजारों नोट्स मिल जाएं, मगर आपके अपने नोट्स की बात ही कुछ और है, और क्लास में लेते हुए नोट्स लेने की बात ही कुछ और है। तीसरी बात, उसी दिन सेम डे रिवाइज करना। क्या ही बात है, एक एक दिन का ना जो हमने शेड्यूल बनाया है वो 6 दिन की क्लासेस हैं, सेम डे रिवीजन। अब इसमें जो सीरियस बच्चा होगा वो बात मानेगा, वो ना कहेगा अभी तो मेरे इम्तहानों में, ये देखिए इंटर का इम्तहान नहीं है, इधर आपने A1 ग्रेड नहीं लेना है, इधर आपने एक ग्रेड नहीं लेना है, आपने यहाँ पे एक परसेंटेज नहीं लेनी है, यहाँ पे आपने दूसरों से आगे निकलना है। तो यू हैव टू बी एट योर वेरी बेस्ट। तो सेम डे रिवीजन करने से होता है कि कम वक्त में रिवाइज हो जाता है। अब यही रिवीजन आप 48 घंटे बात करेंगे, 72 घंटे बात करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे तो निकल जाएगी बात। सेम डे रिवीजन, इस पर आजम वादा करें जी, सेम डे रिवीजन करेंगे, जो जो पढ़ेंगे सेम डे रिवीजन करेंगे। फिर आगे चलें, प्लानिंग में क्या बात आ गई, सेम डे रिवीजन के बाद आ गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, होमवर्क करना। होमवर्क में मुख्तलिफ तरह के होमवर्क हैं, बुक रीडिंग भी होमवर्क हो सकती है, ठीक है। लेक्चर को दोबारा देखना भी होमवर्क हो सकता है। हम हर लेक्चर को आपकी रिकॉर्डिंग देंगे आपको पोर्टल पे, क्लास के लेक्चर को रिविजिट करना जरूरत पड़ने पे। ऐसा नहीं है बिला वजह लगे हुए दोबारा सुनना ही सुनना है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर होमवर्क क्या है, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मुख्तलिफ तरह के आपको हम देंगे, उनको सॉल्व करना। उनके सॉल्व करने के बाद अपने स्कोर को देख के उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देर एंड देन उसी वक्त क्या करना है। एक बच्चे ने कहा हम होमवर्क कर लिया जी, कर लिया, बेटा स्कोर कितना है सर, वो तो मैंने देखा ही नहीं। लो ये भाई, क्यों नहीं देखा भाई? फिर स्कोर देख लिया सर, देख लिया। ओ भाई जो गलत हुए सवाल उनका क्या किया? सर वो तो मैंने वीडियो सोल्यूशन आपने जो दिया वो मैंने देखा ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं देखा भाई? तो एक बच्चा है जो कि बड़ी मुश्किल से क्लास में घसीट कर आता है और समझता मैंने आज 4 घंटे की क्लास ले ली भाई, 2 से 6, अल्लाह अकबर, मैंने तो बहुत काम कर लिया, आज तो मैं थक गया भाई, 4 घंटे की क्लास ले ली मैंने। एक तो बच्चा ये वाला है। एक बच्चा क्या है, क्लास लेता है, क्लास लेने के बाद थोड़ा चलो चाय शाय पीता है, नमाज पढ़ता है, ब्रेक लेता है, ब्रेक लेने के बाद क्या करता है, दोबारा बैठ के अपने आप को कुर्सी पे बैठाता है और क्या कहता है कि यार जो सर ने पढ़ाया ना, अभी रिवाइज करूंगा तो आधे घंटे में हो जाएगा, कल करूंगा तो लंबी हो जाएगी, सर ने बोला आज ही करना है। फिर क्या हुआ जी, उसके एमसीक्यूज कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, जो एमसीक्यूज गलत हुए उनको उधर ही उसी दिन क्या करना है, फिक्स करना है। तो आज हम बैठ के जब पूरी कोर्स आउटलाइन बना रहे थे, पूरी उस पर हम काम कर रहे थे, तो नजर आ रहा था कि भाई बहुत ज्यादा जो है ना वो मेहनत चाहिए। ठीक है जी, अगस्त के एंड में सितंबर के फर्स्ट वीक में हमारा टेस्ट एक्सपेक्टेड है, और खबरें पक्की आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ कचहरी आज भी हुई है, कुछ और चीजें भी आ रही हैं, मगर फाइनल डेटा भी नहीं आई है, बट एक्सपेक्टेड यही है। तो हमारा मई, हमारा जून, हमारा जुलाई, और चलो भाई अगस्त के, तो अगस्त तो हम आखिर में रिवीजन के लिए रख लें। चलो कोई एक दो चीज रह गई उसको देख लिया हमने। तो क्लास लेना, एहतराम से, अदब से, मोहब्बत से, क्लास की बात को सुनना और लिखना, 2 बात, फिर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद अपने मसाइल को सॉल्व करना। तो ये जो 3 काम फॉलो करेगा तो उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले 3 महीने तक कुछ करने को नहीं मिलेगा, कुछ करने के मिलेगा। और एक बात आखिरी, इससे पहले मैं हवाले कर दूं, ये है सारा कलेक्शन, ये है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, और फिर है दुआ। बीमार ना हो जाओ भाई, आखिर में कोई ऐसे हालात ना हो जाए घर में, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। मैं अपना पेपर देने जा रहा था फाइनल, और गाड़ी खड़ी हुई थी स्टॉप पर, और साथ में गाड़ियां खड़ी हुई थी, रुकी हुई थी गाड़ी, रिक्शे में बैठा हुआ था, सॉरी, खड़ा हुआ रिक्शा, पीछे से मिनी बस आई और उसको डस करके उसको मारा रिक्शे को, और रिक्शा यूं गया, जाके धड़ करके रोड पे गिर गया। और मैं, जारी बात है, काफी बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट मेरा पैर जख्मी हो गया। अब पेपर में रह गए आधा घंटा है भाई, अब क्या करेंगे? तो जल्दी गए, पट्टी वट्टी कराई, खून हम खून, पेपर छोड़ नहीं सकते। जाके पेपर दिया, टीचर को बताया भाई देखो ये मैं पैर इस तरह लटका के पेपर दे रहा हूँ मैं। उसने भी कहा क्या हो गया, अरे क्या हो गया बेटा, उस पर क्या हो गया? अरे सर ऐसा हो गया, अरे यार, अब बंदा हिल गया ना, दिमागी तौर से तो हिल गया। अगर ऐसा इंसिडेंट पेपर से पहले हो गया भाई, हो गया। एक बच्चा मेरे बताता, मैं पेपर दे रहा था, ऊपर एसी लगा हुआ था टेस्ट सेंटर में, उसके ऊपर पानी गिर गया कॉपी के ऊपर
फिर उन्होंने कॉपी चेंज की, मुझे इधर से उधर बिठाया, मगर इतनी देर तो आदमी पैनिक कर गया ना। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं। तो दुआ करना, और बहुत सारे काम हैं जिनसे करने से, उनकी नहुसत से बंदे की अंदर वक्त में बरकत, बरकत है, बरकत, बरकत वाले काम करने, बरकत को नहीं जाने देना। एक दोस्त है आपका बरकत, बरकत से दोस्ती करनी है, बरकत भाई से दोस्ती करनी है। वो तमाम काम जिनसे बरकत होती है उनको पकड़ना है, और तमाम काम जिनसे बेबरकती होती है उनको छोड़ना है। तो ये मजमुआ है, मजमुआ है। कहीं परेशान हो तो क्या करना है, असातिज़ा से पूछना है। और भाई जिन सोशल मीडिया में आजकल आपको इतने फिलोसफर मिलेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा, किसी की कमी बयान नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट समबडी इज एक्स और वाई। मैं ये अर्ज करता हूँ कि भाई आप एक से जी लगा लो, उसके साथ चिपक के काम कर लो। आधे बच्चों को तो टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया में सवाल जवाब में, और मटेरियल कलेक्शन को पता नहीं वो इबादत समझ के कर रहे होते हैं आजकल। दुनिया भर का मटेरियल बच्चों के पास होता है, इतना मटेरियल होता है, इतना मटेरियल होता है, उसी को देख के तसल्ली कर रहे होते हैं। मटेरियल कर ठीक है, जमा कर लो भाई एक दफा बैठ के, मगर वो इतना ज्यादा उसमें लग जाते हैं कि पढ़ाई से फोकस हट जाता है। तो एक बड़ा काम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, हाउ टू रिटेन योर फोकस, हाउ टू मैनेज योर टाइम। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हमारे टीचर्स बात करते रहेंगे। सही है जी। जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शेड्यूल आएगा, उनको हम शेड्यूल देंगे, अलग से कराएंगे। सिंध वालों का कंटेंट पढ़ने का और करने का अंदाज अलग है। हम तो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान को एक दफा ही करा दें एक साथ, सारे स्टूडेंट आ जाएं हमारे साथ एक साथ एक ही बैच में। बट हम ये समझते हैं कि जो सिंध के स्टूडेंट हैं उनके पढ़ने का अंदाज और मिजाज और उनका कंटेंट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू, ये हम खास फोकस करेंगे, खास फोकस करेंगे, खास फोकस करेंगे पंजाब के ऊपर और नम्स के ऊपर, पंजाब के ऊपर और नम्स के ऊपर खास फोकस करेंगे। और जितने असातिज़ा हैं ये पंजाब और नम्स को पढ़ाते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह, उनको सारी चीजें बताएं। और छाजों के सवालों के बनाने में तो इनके तो और लग पता गया है, दुनिया छान मारी इन्होंने मटेरियल के अंदर। तो ये असातिज़ा हम एक्सपर्ट हैं। केपीके वाले स्टूडेंट्स का भी कंटेंट क्वेश्चन बैंक अलग है। अगर वो हमें इंतजार करेंगे तो हो सकता है इस बैच में उनको ले लें, क्योंकि अलग से केपीके का बैच हम नहीं बना रहे जरूर। ठीक है, अगर कोई आएगा मगर वो आके ना केपीके की बातें ना छेड़े, वो प्रैक्टिस अपने प्रैक्टिस जोन जो हमने बनाए केपीके का वो पूरा है। और साथ में हमने जो प्रैक्टिस जोन दिया आपको, उसमें चीजें यकीनन अपडेट हो रही हैं, होती रहेंगी। जैसे अभी भी हमने नस्ट में किए हैं, एनईडी में किए हैं, एक्यू में बहुत सारा काम अभी हो रहा है क्योंकि एक्यू का पेपर पहले है। साथ साथ जो है ना ये चीजें अपडेट हो रही है हमारी, बहुत सारी। इंशाल्लाह बहुत सारी हुई है, पूरे साल हमने रिव्यू किया और करेंगे इंशाल्लाह, रिव्यूज को और बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर क्वार्टर सिलेबस, हाफ सिलेबस, फला फला सिलेबस, टेस्ट वाले वो अलग से आपको कराएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि जो साथ देगा वो साथ निभाएगा, तो हम भी कुछ कर पाएंगे। तो मिल के चलेगी गाड़ी, मिल के चलेगी गाड़ी। ठीक है, तो परेशान ना हो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, कब होगा, हाय 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 कैसे होगा, हाय 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 ये क्या होगा, ओहो इसका क्या होगा। तो हमने ये सीखा है अपने तजुर्बे से, 22 साल 23 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, कि जो बच्चे काम शुरू कर देते हैं उनका काम हो जाता है। जो जो प्रोफेशनल काम शुरू कर देते हैं उनका काम बनता चला जाता है। और जो खड़े हुए सोचते थे, सोचते रहते हैं, अब करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, कल करूंगा, कैसे करूंगा। सवालों को बंद करो, काम शुरू कर दो भाई, काम शुरू कर दो। सवाल आहिस्ता आहिस्ता खुद जो है ना वो छटते चले जाएंगे। और काम शुरू नहीं किया, बस फिक्र परेशानी, फिक्र परेशानी, फिक्र परेशानी, फिक्र परेशानी, इसी में लगे रहे तो काम तबाह हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अपना तजुर्बा आपको देंगे, अपना अपना ध्यान आपको देंगे, अपनी चीज़ें आपको देंगे, बहुत ही तमन्ना है। और पिछले सालों में जिन बच्चों ने, मनाहिल ने और आबिद ने, अमार आबिद ने, जिन जिन लोगों ने, ये वाह कैंट का एक लड़का है, और ये जो है ना ये पिंडी की एक लड़की है माशाल्लाह, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बात मानी, साथ दिया, काम किया, चलते रहे। हमारा ये काम 12 महीने का है। वी फोकस्ड ऑन टेस्ट प्रेप राउंड द क्लॉक 12 मंथ्स, 12 महीने हम ये काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम 12 महीने एमडी कैट पढ़ाते हैं, 2 महीने छुट्टी होती है बीच में। अभी भी आज सुबह अदनान में हमारे जो सीनियर बंदे हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई जो है वो
अभी बच्चों के सामने नहीं करूँगा, आप लोगों को बताऊंगा अलग से, और बड़े फिर हो जाएंगे कि हम जो है ना वो अगले साल के लिए कब से स्टार्ट करेंगे, ये बात भी उन्होंने कर दिया। अल्लाह खैर करे उनके इरादों को, है अरम भाई। नो कमेंट्स। चलो भाई, और बोलो भाई। आज क्लास होगी भाई, शुरू होने वाली है क्लास। तो आज और कल इकराम मोहब्बत मोहब्बत होगी आपसे। फिर जो बंदे रजिस्ट्रेशन कराएंगे बहुत ही कम डिस्काउंटेड फीस के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। और जो स्कॉलरशिप जिन्होंने टेस्ट दिया उनको फर्दर डिस्काउंट मिल गया है। तो भाई इससे कम पे कुछ हो नहीं सकता था। तो जिसने इरादा करना है आज और कल में इरादा कर ले, परसों से फिर आज भी प्रॉपर क्लास होगी। फिजिक्स की और बायो की कल होगी इंशाल्लाह, हमारे हजरत जनाब मोहतरम। अरम भाई बैठे मुस्कुरा रहे हैं इनका। आप इनसे पढ़ेंगे ना, ये आपको खूब मजे कराएंगे इंशाल्लाह। अरम भाई की क्लास होगी केमिस्ट्री की, और सर जुनेद हमारे माशाल्लाह तो रूए रवाए हमारे। तो सर जुनेद की कल इंग्लिश की क्लास होगी, और लॉजिक की रीजनिंग की भी इंशाल्लाह सर हुनैन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। डिस्काउंट डिस्काउंट के साथ सारी बातें भाई आप सेल्स वालों से पूछ लो। जो फीस थी 60,000 लेते हैं हम फिजिकल की, ऑनलाइन की हमने वैसे ही 50% ऑफ कर दी, 30 कर दी। फिर 30 के बाद स्कॉलरशिप के बाद हमने क्या कितनी कर दी, 20 कर दी। तो आप 20 के बाद अभी भी कोई मांग रहा है ना, तो भाई वो तो मजबूर है। उसको तो फिर 2 भी कर दो ना, तो क्या कर 2 को भी 1 कर दो, आधा कर दो। तो भाई इससे कम पे फीस नहीं होगी। ये फाइनल फाइनल फी है, जिसने आना है आ जाए, जिसने नहीं आना भाई मजबूरी है, हमारी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। माशाल्लाह इतने हैवी हैवी टीचर्स हैं, और इतना जबरदस्त कंटेंट आपको देंगे इंशाल्लाह। उसकी तैयारी, उसकी फिक्र, उसकी जान के लिए इतना तो बनता है। ठीक है। और बस इससे कम पे कोई हमारे यहाँ कोर्स नहीं है। ये 3 महीने, 3.5 महीने का कोर्स इम्तहान की रात तक आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। नम्स कवर करेंगे इंशाल्लाह इसमें। ठीक है। और अटेंडेंस के लिए लगा दें जरा, ये फॉर्म फिर निकल लीजिएगा सब सब बच्चे, अटेंडेंस के लिए फॉर्म शुरू हो गया जी। तो ये उसूलों के साथ क्लास होगी। और एडमिशन फॉर्म देख के भरिएगा, उसमें कुछ उसूल लिखे में वो भी पढ़ लीजिएगा, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि सर आपने तो हमें बताया ही नहीं था। एडमिशन फॉर्म देख के पढ़ के, हम जो बच्चे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते उनको हम निकाल भी देते हैं। ये बात भी पता हो, और एडमिशन फॉर्म में देख लीजिएगा, ये बात पढ़ लीजिएगा वो कौन सी शराइत है। जो 5 से ज्यादा या 7 से ज्यादा छुट्टियां करता है किसी बैच में, 7 से ज्यादा छुट्टियां करता है, और वो उसको फिर हम उससे माजरत कर लेते हैं, वो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। हम उस बच्चे के साथ टाइम जाया नहीं करेंगे जो टामक टुइया मारने के लिए आया है, मस्ती में आया है। ठीक है, हम फोकस करेंगे, रिजल्ट्स ओरिएंटेड बच्चों के साथ काम करेंगे, रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। चाहे 20 हो चाहे 200 हो, और खुशियां मनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। वैसे पहले ही हमारे साथ तकरीबन 500 के करीब एमडी कैड के पंजाब के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ मुख्तलिफ तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक हो गई जी। ठीक है जी। और बताइए, इजाजत है। अटेंडेंस मार्क कर दें, 2-4 मिनट ले लें, और फिर इंशाल्लाह बायो की क्लास स्टार्ट होने वाली है। अटेंडेंस मार्क कर लें फॉर्म पे, अटेंडेंस मार्क कर लें फॉर्म पे। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भाई हमजा भाई। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स डू इट बिग एंड डू इट प्रॉपरली। भाई एक सवाल ये मैं जवाब नहीं देता हूँ इसका, इतना मेरा एग्रीगेट था। मैं कहता हूँ भाई, जो एग्रीगेट था, जो स्कोर पिछले साल का था वो था। जितना आपकी परसेंटेज आ गई है वो आ गई है। अब इंशाल्लाह इंटर के इम्तहान भी आप लोगों ने दे दिए, पंजाब वालों ने, उनकी भी आ गई है। अब आपके पास एक चीज रह गई है, एक एक कॉलम रह गया है फिल करना है, वो टेस्ट का स्कोर। तो आप कहो भाई मेरे अगर 170 थे पिछले साल, मुझे अपनी जगह पे नहीं पहुंच सका, तो मुझे 180 करना है। तो बस मुझे आप ये बताएं मैं 180 कैसे करूं, ये है सवाल। तो ऐसे जब इंशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिपीटर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, और स्कोर को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर हम आपकी पीछे से रिपोर्टें देखेंगे कि ओ हो ये भाई शहजादा है हमारा, जो है ना ये अली हमारा मुन्ना है। अली मुन्ने साहब ने कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पे कर रहे हैं, इस पे फिर अलग से बात हो जाएगी उस बच्चे से। तो ये एनालिटिकल डैशबोर्ड से हमें फायदा ये होता है कि हम पिन पॉइंट कर लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ कर रहा है बच्चा, और फिर उसके ऊपर हम काम करने की कोशिश करते हैं। और फिर कुछ नहीं होता फिर कोशिश करते हैं। सही हो गई ये बात। तो अपने आप की बेस्ट एफर्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा इतना था, अब क्या होगा, यहाँ पे होगा, कितने पे होगा, क्या नहीं होगा, हर साल परसेंटेजेस बोर्ड में चेंज होती हैं, यहाँ पे भी चेंज हो जाती हैं। आप ये सोच लो, तय कर लो कि आपने अपने जिंदगी के 24 घंटे देने हैं। थक जाएंगे, आराम करेंगे, भूख लगेगी खाना खाएंगे, नमाज का वक्त आएगा नमाज पढ़ेंगे,
और आधे घंटे की एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। ये जो बात है ना, ये क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो सबको फी देनी पड़ेगी। इसके लिए आप, जो हमारा नंबर है, कौन सा नंबर है हमारा, जल्दी से बताओ। एक नंबर है हमारा, जो जो हमारे सारे ये एडमिशन्स के प्रोसेस को हेल्प, जो डील करता है। लॉजिकल रीजनिंग का डेमो नहीं होगा भाई, वो टीचर बहुत ही हैवी है, वो बहुत मुश्किल से हाथ में आता है। हैवी हुनैन भाई की बात कर रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग का डेमो नहीं मिलेगा आपको। लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, वो बहुत ही हैवी टीचर है, सर हुनैन उनका नाम है। और मेरे ख्याल से मैं उनका कोई एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना, वो आपको यूट्यूब पे मैं शेयर करवा देता हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग एक शेयर कर लेता हूँ। नंबर बता दो। खोचा, तुम क्या बात करती है? हाँ, मजाक करती है हमारे साथ? ऐसा नहीं करो भाई, सीरियस हो जाओ, सीरियस। मजाक मस्ती में टाइम जाया नहीं होगा। जो मस्ती करने वाले हैं उसको हम सलाम सलूट मारेगा, आगे बढ़ जाएगा। डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं आप ही। चलो आखिर में ठीक कर लेंगे, आप टाइप करें 0349। आप मुझे बताएं। 051 0405। शाम 7 बजे तक ये लोग बैठे होते हैं। इनसे आपको जो मालूमात करनी है वो आप कर लें। कहाँ पे डालना है इसको? मीटिंग ग्रुप चैट। 0349 051 0405। ये छाजाओ की एडमिशन टीम का नंबर है। सारी मालूमात इनसे करनी है। जो आज और कल तो आप लें क्लासेस, परसों से पहले जो क्लास में फॉर्म भरेगा सबमिट कराएगा, ऐसे नहीं बिठाएंगे। फी भी भरेगा तो नहीं, फॉर्म और फी जो सबमिट कराएगा वो क्लास में बैठा होगा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हमजा भाई आ जाएं। सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा भाई, अब आपको पता है मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ आपको। डेमो क्लास में मुलाकात हुई होगी आपसे मेरी। वो जो हमारी ओरिएंटेशन हुई थी उसमें डेमो क्लास चल रही है अभी। अच्छा, चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो बायोलॉजी से पढ़ने से पहले कुछ उसूल व जवाबित कि बायोलॉजी पढ़नी कैसे है। सिलेबस बहुत बड़ा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है। हर एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर के अंदर कई सारे फर्दर और टॉपिक्स हैं। तो हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे पहले बता देता हूँ। ये बहुत ही कह लो कि टॉप लेवल की बातें बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, कितना अच्छा आदमी देखो। अब देखो, सबसे पहली बात, बायोलॉजी, क्योंकि अब तो आप लोग फारिग हो गए ना, अब तो इंटर का कोई टेंशन ही नहीं है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एमकेट को फोकस करना है। सेकेंड ईयर अभी दे के बैठे हैं, तो सेकेंड ईयर आपकी होगी ऑलमोस्ट फ्रेश। ये खाली बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा, तो वैसे ही सबके लिए कॉमन है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी सेकेंड ईयर आपकी फ्रेश होगी। फर्स्ट ईयर का मसला ये होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको चाहिए होगा थोड़ा ज्यादा रिवीजन, थोड़ा ज्यादा रिवीजन। ये वाला मामला आपके पास आ जाएगा। अब कुछ बातें मेरी अच्छे से समझ लेना, और वो बातें ये हैं कि आपने प्रिपरेशन लेके कैसे चलनी है। देखो, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ बच्चों को पढ़ाने से पहले कि ये जो हमारे पास बायोलॉजी है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इन पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब से उसको पढ़ाने से बेहतर ये है, या पढ़ने से बेहतर ये है कि जब आप रिवीजन करना शुरू करो तो रिवीजन आपका इस तर्ज पे होना चाहिए कि बायोलॉजी के जो सेक्शंस है ना वो बना लो। मतलब बायोलॉजी के सेक्शन मतलब क्या? एक सेक्शन बन जाता है सेल बायोलॉजी का, एक सेक्शन बन जाता है डाइवर्सिटी का, एक सेक्शन बन जाता है फिजियोलॉजी का, एक सेक्शन बन जाता है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक हो गया? ये पीएमसी के सिलेबस को सामने रखते हुए बात कर रहा हूं मैं। पीएमसी के सिलेबस को सामने रखते हुए बात कर रहा हूं। ठीक, अच्छा। अब आगे आ जाते हैं इनमें फर्दर एडिशनल चैप्टर्स। मेरी आवाज सबको क्लियर है? मुझे कंफर्म कर देना कि मुझे मेरी आवाज नजर आ रही है कि मेरी आवाज आ रही है। लेकिन बाकी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो मुझे कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखें, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हमारे पास एक चैप्टर आता है, उसको हम कहते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, ये आपके पास एक चैप्टर है। उसके बाद जिसको हम द सेल के नाम से भी जानते हैं, द सेल भी कह देते हैं कुछ लोग, इस किताब में द सेल भी लिखा। डायवर्सिटी में हमारे पास जो चैप्टर आता है वायरस का आता है। प्रोकैरियोट आ जाता है बैक्टीरिया वाला। एनिमेलिया आ जाता है एनिमल्स वाला। ये पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, वैसे बाहर नहीं निकल रहा अभी फिलहाल, क्योंकि बाहर निकलूंगा तो किताब में और सेक्शंस बन जाएंगे। फिर इसके अलावा फिजियोलॉजी पे आऊं तो गैस एक्सचेंज है। गैस एक्सचेंज,
होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ आ जाता है सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है। उससे आगे चलते हैं तो नर्वस सिस्टम, और उसी में केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये सारे क्या हैं? ये सारे चैप्टर्स हैं फिजियोलॉजी के, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है सारे चैप्टर। फिर इसी तरीके से हमारे पास रिप्रोडक्शन का चैप्टर आ जाता है। ये चैप्टर्स वो हैं कि जो कि फिजियोलॉजी के अंडर आते हैं। फाइनली फिर टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। पहला चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, दूसरा चैप्टर एंजाइम, और तीसरा चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। इसको मैं साइड पे बना दूं। बायो एनर्जेटिक्स, वो जो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस वाला था। अब इनको बनाने का मकसद क्या है, मैंने इनको अलग अलग क्यों किया इन चैप्टर्स को? देखिए, इनको अलग अलग करने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो कौन से चैप्टर्स हैं कि जिनमें हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करना है, और वो कौन से चैप्टर हैं कि जिनमें हमने रट्टा ज्यादा लगाना है। क्योंकि कुछ चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मिसाल के तौर पे भाई, वायरस के अंदर 2 चीजें हैं, एक कोर है उसका और एक प्रोटीन पार्ट है। तो अब प्रोटीन पार्ट और कोर है, तो उसमें आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दोगे? आपको पर याद रखनी है 2 बातें। एनिमेलिया के अंदर आपको पता है कि भाई कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनमें माउथ पहले बनता है, जो ब्लास्टोपोर है वो पहले माउथ में कन्वर्ट होता है, उसको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। तो उसमें 3 चीजें आ जाती है, उसमें मोलस्क आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स आ जाते हैं। अब इसमें कौन सी साइंस लगानी है आपने, ये याद रखने वाली चीज है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपने चीजों को याद रखना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि अगर लेट सपोज आपके पास ह्यूमन बॉडी में से थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली, थायराइड ग्लैंड को ह्यूमन बॉडी में से सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए, अब कौन से हार्मोन की सिक्रीशन बॉडी में ज्यादा होगी? यहां कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा कि आपको पता होना चाहिए कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो स्टिमुलेट हो रहा है वो कौन सा हार्मोन है, उनका आपस में क्रॉस टॉक कैसी, रिलेशनशिप कैसी। तो हम यहाँ पर टिक करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं स्पेसिफिकली कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें याद रखना है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें समझनी है चीजों को। और ये मैं क्यों करा रहा हूं, मैं अभी वजह बताता हूं इसकी। सबसे पहला सेल का चैप्टर है हमारे पास। सेल के चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल बातें कम है, याद रखने वाली ज्यादा है। मैं एम लिख रहा हूं, एम का मतलब है मेमोराइजेशन इसमें ज्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स याद रखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझना है, उसके अंदर जो जो एंजाइम है उसको याद रखना है, जो प्रोसेस करता है याद रखना, याद 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 रखने वाली चीजें। वायरसेस आ जाओ, पूरी डाइवर्सिटी। वायरसेस की टाइप्स कौन सी होती हैं, वायरसेस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, सब याद करने वाली चीजें। एचआईवी की लाइफ साइकिल याद रखने वाली, सब चीजें याद रखने वाली, कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है। प्रोकैरियोट्स के ऊपर आ जाए तो उसमें भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर याद रखने का है, बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखने के हैं, बैक्टीरिया आपके पास किस किस तरह से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस क्या है, बीमारियां कैसे फैलाते हैं, सब चीजें याद रखने की हैं। तो ये भी मेमोराइजेशन की कैटेगरी में आ गया। एनिमेलिया के अंदर भी यही सेम मामला है। भाई एनिमेलिया के अंदर आपने एक चार्ट याद कर लिया, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चार्ट बनवा के इसको पूरा क्लियर चैप्टर क्लियर करवाता हूँ, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो उसको देखेंगे। तो याद रखनी चीजें, कौन किससे इवॉल्व हुआ है, किसमें कौन सी चीजें हैं, सब याद रखने का। तो ये मेमोराइजेशन के टॉपिक्स अलग होते जा रहे हैं। अब आए थे गैस एक्सचेंज के ऊपर। मेरी आवाज मेरी आवाज मेरी आवाज बच्चों को नहीं आ रही या आ रही है? कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। अगर कुछ बच्चों के पास आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, अभी अगर आपने ज्वाइन किया है, मैं बता दूं फिर दोबारा, अगर आपने ज्वाइन किया है और आपको आवाज नहीं आ रही तो रीज्वाइन इफ इनऑडिबल। आवाज अगर नहीं आ रही तो रीज्वाइन कर ले। और रीज्वाइन करने के बाद वो आपको ऑप्शन देता है नीचे, यानी अपने अगर मोबाइल से आप ज्वाइन किया हुआ आपने, कि आपने रिकनेक्ट वो कनेक्ट करना है मोबाइल ऑडियो से, तो उस पर कनेक्ट करने का क्लिक कर दिएगा, फिर आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। इस तरह का सीन होता है। बहरहाल गैस एक्सचेंज की बात कर लें। अब देखिए, फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स में खास बात है कि इनमें याद भी रखना है आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है आपसे पूछ रहा भाई रिप्रोडक्टिव वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स कौन कौन से, तो याद रखने वाले। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में किस चीज का क्या रोल है? मिसाल के तौर पे, व्हाई डू वी हैव सी शेप कार्टिलेजेस इन ट्रेकिया, व्हाई डू वी हैव सर्फेक्टेंट इन योर एल्वियोलाई। अच्छा, फिर इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किस किस तरीके से गैस एक्सचेंज पॉसिबल है, गैस कैसे आ सकती है, कैसे मतलब गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होती है। तो जितने भी फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं दे आर बोथ फॉर मेमोराइजेशन एज वेल एज फॉर क्लियरिंग अप योर कॉन्सेप्ट्स। न्यूट्रिशन में भी यही है, याद रखने हैं पार्ट्स,
लेकिन काम कैसे करना है वो आपने बताना है। किसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी है, लार्ज की कितनी है, ये भी सब मेमोराइजेशन में भी आ गया और कॉन्सेप्चुअल भी आ गया। सपोर्ट एंड मूवमेंट में मेमोराइजेशन याद ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल बातें थोड़ी कम है। जैसे बोन्स याद रखनी है, जॉइंट्स याद रखने हैं, इसी तरीके से आपके मसल्स याद रखने हैं, तरीकेकार समझना है। हाँ, चंद एक छोटी मोटी चीजें जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, तो मैं उसको देखते हुए सी लिख दूं, बाकी ज्यादातर चीजें याद रखने की। नर्वस सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर स्पेसिफिकली अलग अलग करके बात करूं, तो नर्वस सिस्टम में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अगर मिसाल के तौर पे सोडियम आयन यहां पर हुआ तो एक्शन पोटेंशियल पे क्या फर्क होगा, उस तरफ हुआ तो एक्शन पोटेंशियल पे क्या फर्क आएगा, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। हम मेमोराइजेशन और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ग्रेडिंग सिर्फ ये देख के नहीं कर रहे कि चैप्टर में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये सामने रख के भी कर रहे हैं कि सवाल कैसा आता है पेपर में, तो आपको क्लियर हो बात। ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, और इसके जो सवालात हैं वो तो माशाल्लाह कभी कभार बहुत खतरनाक भी आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इसलिए दोनों कैटेगरी में आता है। रिप्रोडक्शन में आपने चीजें याद रखनी होती हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने होते हैं, तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। नाउ यू कैन सी क्लियरली कि कॉन्सेप्चुअल वाले चैप्टर्स थोड़े कम हैं फिलहाल अब तक, और याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, बाकी आखिरी की कैटेगरी पूरी कर लूं फिर मैं बताता हूं इसके फजाइल बना के कि भाई इनको मेमोरी वाले पार्ट्स को हम कैसे याद रखना है और वो याद रखना क्यों जरूरी है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज ऑल अबाउट रट्टा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज ऑल अबाउट रट्टा, इसमें चीजें आपने याद रखनी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। मेमोराइजेशन, एंजाइम्स के चैप्टर में मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन चीजें याद रखनी है, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है इतना बड़ा। बायोएनर्जेटिक्स में मेमोराइजेशन भी है और कॉन्सेप्ट भी है, और बहुत खतरनाक किस्म के कॉन्सेप्ट है। यानी अगर मैं पेपर के पैटर्न को सामने रखते हुए अगर किसी चैप्टर को ग्रेड करना चाहूं कि खतरनाक कॉन्सेप्ट किस चैप्टर के आते हैं, तो आई वुड गो विद नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, बायोएनर्जेटिक्स। खतरनाक सवाल आते हैं, एंड समटाइम्स इन केमिकल कोऑर्डिनेशन इज वेल। इसके मुश्किल कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, मुश्किल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब सवाल यह है कि सर वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा जो खतरनाक आप बोल रहे हैं, और चीजें याद रखने वाली कैसे याद होंगी जो आप बता रहे हैं बार बार कि आपने ये मेमोराइज करना है, तो इसका तरीकेकार समझ लो। यहां तक सब मेरे साथ तो बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि हमने डिविजन्स क्यों बनाई है, ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि व्हाट वी नीड टू मेमोराइज एंड व्हाट स्पेसिफिक टॉपिक्स और चैप्टर्स आर देयर, कि जिनके कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं, जिसके बगैर हम कॉन्सेप्ट क्लियर बगैर किए बगैर हम रह नहीं सकते। समझ गए यहां तक बात है? अब देखो हमारे पास अब क्या चीज है, जाग नहीं रहे भाई, बच्चे सो गए, मुझे लग रहा है बच्चे सो गए, मुझे लग रहा है बच्चे सो गए। अब देखो दो चीजें आ गई, वो बता दूं उसके बाद बकायदा फिर चैप्टर का आगाज करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज हमारे पास जो आ जाती है वो ये आती है कि मेमोराइजेशन ये कैसे पूरी होगी, यानी याद रखने वाली चीजें कैसे पूरी की जाएंगी। तो उसके दो तरीकेकार होंगे, कांस्टेंट या कंटिन्यूअस लर्निंग या असेसमेंट। ये असेसमेंट आप अपने भी ले सकते हो। कंटिन्यूअस या कांस्टेंट आपने लर्निंग करनी है और बार बार अपने टेस्ट देते रहना है कि मैं कोई चीज भूल तो नहीं गया, ये फला इसमें भूल तो नहीं गया, क्योंकि देखिए आप कितना अच्छा भी याद कर लें, अब तक आपका कांस्टेंट टेस्ट नहीं होगा, बार बार टेस्ट नहीं होंगे, आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको याद भी नहीं रहेगा। दूसरा, नोट्स या बुलेट पॉइंट्स, जो आप खुद से नोट्स और बुलेट पॉइंट्स बनाने जा रहे हो, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस मामले में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी मैंने नोट्स बनाए, मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए, हर चैप्टर के मैंने चार्ट्स बनाए, ठीक हो गया। नोट्स, बुलेट पॉइंट्स, डायाग्राम्स और चार्ट्स, ये वो चार चीजें हैं कि जिससे आप चीजों को याद रख सकते हो बड़ी आसानी से। पूरे पूरे पैराग्राफ में चीज नहीं लिखनी, पॉइंट वाइज बातें करनी है, पॉइंट वाइज लिखने ताकि याद करने में आसानी हो सके। कॉन्सेप्ट सर कैसे क्लियर करेंगे?
ये भी बता दीजिए, बहुत देर से बोल रहे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट कहते किसे हैं? तीन चीजों के मजमूए को कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाउ, वेयर, वाई। इन तीन सवालात के जवाब अगर आपने दे दिए तो मतलब उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। एग्जाम्पल ले लो मुझसे, ये देखो। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, इसका कॉन्सेप्ट समझा दीजिए मुझे। अब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सबसे पहले कि लाइट रिएक्शन होता कहाँ है, आप बोलोगे वेयर। वेयर में क्या लिखोगे? बोलो भाई। क्लोरोप्लास्ट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट के भी क्या, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। हो गया? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, तो वेयर हो गया। अब वाई कैस क्यों होता है? टू प्रोड्यूस एनर्जी वाया या थ्रू सोलर रेडिएशंस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी बनानी है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है? एटीपी बनानी है सोलर रेडिएशन से ताकि उससे कार्बोहाइड्रेट बना सकें, ये बाय हो गया। अब आना है आपके पास हाउ का, कि ये सारा काम होता कैसे है। तो ये होता है आपके पास ऑक्सीडेशन के जरिए एंड रिडक्शन के जरिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट के ये तीन सवालात के जवाब दे दिए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो टॉपिक क्लियर हो गया। यहां तक सारे बच्चे मेरे साथ हैं, बात समझ रहे हो? देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम आमतौर पे निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें नहीं समझ में आता। ठीक है? सारे बच्चे क्लियर करो, फिर मैं जरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैप्टर बुनियादी लेवल से स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर के जिसको अगर हमने क्लियर कर लिया उसका कॉन्सेप्ट, तो आगे जाके हमारे पास बाकी सारे फिजियोलॉजिकल चैप्टर्स भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात जिस चैप्टर की हम कर रहे हैं वो चैप्टर बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, उसको हम कहते हैं एंजाइम्स। बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में ना पीछे हमने, उसका सबसे पहला चैप्टर है एंजाइम। उसका एक दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसका तीसरा चैप्टर था बायोएनर्जेटिक्स। इन तीन चैप्टर्स को कवर करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप आगे जाके जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें चीजें बहुत आसानी से क्लियर कर लें, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स हैं। इसी तरीके से ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। फिर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन या डाइजेशन में, तो वहां पर बायोएनर्जेटिक्स का रोल थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, आप एंजाइम के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा इसके कंटेंट को देख लेते हैं। हम क्या क्या बातें पढ़ने जाएंगे एंजाइम के चैप्टर में, तो इसको एक नजर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हमारे पास जो हम एंजाइम के चैप्टर में पढ़ने जाएंगे वो है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। सवालात भी इससे कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते। एक सवाल आ गया पूरे चैप्टर पूरे टेस्ट में, या दो आ गए मैक्सिमम, भी हल्के। दूसरा, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं एंजाइम के। तीसरा, मैकेनिज्म क्या होता है एंजाइम के एक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। पांचवा हमारे पास टॉपिक कौन सा आ गया? मॉडल्स सपोर्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन। मॉडल्स की बात करनी है जो एंजाइम के एक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फाइनली वी गोना टॉक अबाउट इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की बात करेंगे हम आखिरी में आके। एंड देन इस पूरे एक चैप्टर का हम टेस्ट कर लेंगे कि भाई इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या बातें की हैं। कंटेंट बनाने का फायदा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब प्रिपरेशन करने बैठो, हर चैप्टर का कंटेंट बनाओ, उसकी क्लियर बनाओ कि हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। एक आउटलाइन होनी चाहिए आपके पास। फायदा क्या होता है इस आउटलाइन का? इस आउटलाइन का फायदा ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल ये टॉपिक पढ़ लिया, मैंने इस पर टिक लगा दिया। ये टॉपिक मेरी स्ट्रेंथ है, ये टॉपिक मेरी वीकनेस है, क्या है, मैं उसके हिसाब से उसको देखूंगा। स्ट्रेंथ है, मुझे अच्छे से आता है, मैं इसको अभी फिलहाल स्किप कर दूंगा, पहले वीकनेस वाले पे फोकस करूंगा। देखो जब तक एक एक चीज आप ऐसे प्लान करके नहीं बनाओगे आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी निकलता है हमें पता भी नहीं चलता कि 3 महीने कैसे निकल गए। एवरीथिंग शुड बी ऑन योर पेपर, और उसको जब वो लिखी हुई होगी
तो फिर आप उसको टिक करते जाओगे कि भाई आज हमने ये कर लिया, इतना कर लिया, वैसे कर लिया। हम भी इंशाल्लाह आउटलाइन आपसे शेयर करेंगे कि आपको अपना ट्रैक कैसे बनाना है। यू कैन मॉडिफाई दैट बट खैर कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। अब यहां पर चूंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, तो यहाँ मुझे बच्चों का फीडबैक भी चाहिए। सारे बच्चे क्लेम कर रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर। मुझे सुनने को मिला था कि भाई बहुत ही टॉप के लेवल के कोई बच्चे आए हुए हैं, रिपीटर्स भी हैं बहुत सारे। तो जरा आज आ जाओ, आज देख लेते हैं कौन कितने पानी में है। ठीक है भैया। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या आप में से कोई बंदा मुझे बहुत ही प्रिसाइज अंदाज में बता सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंजाइम्स के? हाउ वुड यू कंसिडर समथिंग एज एंजाइम? बायो कैटलिस्ट, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। बायो कैटलिस्ट, उसके बाद एक ने कहा सर प्रोटीन नेचर। चलो प्रोटीन नेचर हो गई। एक ने कहा स्पीड अप प्रोटीनेशियस स्पीड अप रिएक्शन, चलो वही वाली चीजें चल रही हैं। किसी एक ने कहा सर स्पेसिफिक इन एक्शन, स्पेसिफिक इन एक्शन, ओके। कैटेलाइज कर देता है, एक्टिव साइट एलोस्टेरिक साइट होती है, चलो ठीक है, इसकी तो स्ट्रक्चर्स की बात हो गई, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, बायो कैटलिस्ट में हम यहाँ लिख देते हैं कि लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी। चलो भाई ये भी लिख दिया, और बोलो। मेटाबॉलिक पाथवेज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, हाईली स्पेसिफिक हो गए। इसका मतलब है सारी बातें 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रही हैं। एक तो एक ही बायो कैटलिस्ट है, दूसरा इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तीसरा एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। दे आर इनकोडेड बाय जीन्स, ओके, एंड देन लाइक जीन्स इनकोड करके अमीनो एसिड बना के सारे काम चलते, बेहतरीन हो गया, समझ गया मैं बातों को। अब देखो बच्चों, मामला क्या है? मामला यह है कि इन सारी बातों को इन सर्कल है। कौन सा मैच? मैं तो मैच ही नहीं देखता, क्रिकेट देखता ही नहीं मैं। क्रिकेट बहुत जहर लगती है मुझे। क्रिकेट मेरे को बहुत जहर लगती है। अच्छा अब देखो इन 3 बातों को मैं अब 4 खास पॉइंट्स में तब्दील कर रहा हूं। ये जो बिखरे हुए जवाबात थे ना, ये बिखरे हुए इसलिए थे क्योंकि हमने इसकी हेडिंग नहीं बनाई कोई। हम हेडिंग बनाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट्स बिखरे हुए नहीं होंगे। हर बत्ता जब जब भी आपको भी सवाल, आपसे सवाल होगा या आप जवाब दोगे, तो आपका जवाब बहुत स्पेसिफिक होगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज, जब करेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि वो चीज बनी हुई किस चीज से है। यानी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बनी हुई किस चीज से है। तो आप बताते हो कि भाई इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है। एंजाइम्स आमतौर पे ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कुछ फाइब्रस प्रोटीन इन नेचर भी होते हैं, बट जनरली दे आर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, गोल से स्ट्रक्चर है, फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा है? ग्लोबुलर इन शेप इनका स्ट्रक्चर है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट, फंक्शन। अब जब आपने देख लिया कि चीज दिखने में कैसी है, बनी किस चीज से, अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। इसका फंक्शन क्या होगा भाई? एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि ये है बायो कैटलिस्ट, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया यहाँ पर। इन हाउ आर द बायो कैटलिस्ट? दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैं एक्टिवेशन एनर्जी पे भी आऊंगा कि ये किस बला का नाम है। केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, लेकिन हम इसको और डिटेल से देखेंगे कि हाउ डज एंजाइम्स वर्क। इसको सिर्फ इतना कह देना कि जी बायो कैटलिस्ट है और ये पता नहीं क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, इसकी साइंस भी समझेंगे। फंक्शन हो गया। अब आ जाते हैं इसके लवाजमात के ऊपर, इसके मिजाज के ऊपर। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसका काम देख लिया, अब काम करवाना है तो उसके मिजाज को भी तो देखना है ना कि उसका मिजाज कैसा है। तो अब इसके मिजाज के हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर स्पेसिफिसिटी, कि स्पेसिफिक है कि नहीं है। स्पेसिफिक है कि नहीं है। तो हम कहते हैं कि एंजाइम जो है आर स्पेसिफिक। अब दो चीजें, स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक होंगे, एंड समटाइम्स दे आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट एज वेल। समटाइम्स लिख रहा हूं यहां पर ब्रैकेट में, और इसकी वजह बाद में बताऊंगा कि समटाइम्स क्यों लिखा है यहां पर। बात समझ रहे हो बच्चों? तो ये हो गई हमारे पास तीसरी चीज। अब जब हमने इसके लवाजमात को देख लिया, तो आखिर में इसके अब नेचर को भी देख लेते हैं कि भाई उनको बुरा तो नहीं लग जाता ज्यादा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे किसी बंदे को असेस कर रहे हैं, दिखने में कैसा है, नौकरी कैसी है, मिजाज कैसे हैं, पसंद नापसंद उनकी। उसके बाद ये कि उनको बुरा तो नहीं लग जाता है जल्दी, नकचड़े तो नहीं है किसी किस्म के। तो हम आखिर में क्या चीज देख लेते हैं? सेंसिटिविटी भैया, sensitivity. Are enzymes sensitive in nature or not? Yes, they are sensitive. Sensitive to what? They are sensitive to a lot of different stuff. लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है एंजाइम, एक पीएच है और एक क्या है भाई बोलो, टेम्परेचर। ये चार पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, और ये चार पॉइंट इसी तरतीब से दिमाग में रहेंगे तो कभी भी करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स दिमाग में बिखरेंगे नहीं। और जब बिखरेंगे नहीं, तो जब कभी आप करेक्टरिस्टिक का वर्ड देखोगे आपके दिमाग में चार चीजें सीक्वेंस की फॉर्म में आ जाएंगी। और इसको याद कैसे रखना है? जैसे आप किसी इंसान को डिफाइन करते हैं, दिखता कैसे है, काम क्या करता है, नाज नखरे कैसे हैं उसके, फिर आखिर में आकर उसकी बात करेंगे कि उनका एटीट्यूड किस तरह का है भाई, जल्दी गुस्से में तो नहीं आ जाते, बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं है, इस तरह की चीजें हम आखिर में देखेंगे उनके मिजाज के। तो ये सारी बातें आपके सामने होनी चाहिए, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स के। बोलो भाई मेरे साथ है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? हेलो हेलो, क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, गुड हो गया, गुड है, बेहतरीन। अब देखो, किसी बच्चे ने कहा कि सर प्रोटीन इन नेचर है, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर प्रोटीन इन नेचर होता है एंजाइम। तो हम कहते हैं कि भाई प्रोटीन इन नेचर तो होता है, नो इशू, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स इन डिटेल। कि एंजाइम को देखो, प्रोटीन तो हमारा तो मसल भी प्रोटीन से मिलकर बनता है, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, फिर हम ये कहा कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक, हमारी बॉडी में और कौन कौन सी चीजें ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन की नेचर की होती हैं, किसी को पता है एग्जाम्पल? एक तो एंजाइम हो गया, कोई और चीज पता है जो ग्लोबुलर प्रोटीन से, यानी यानी जिसका शेप ग्लोबुलर प्रोटीन वाला हो? कोई कोई चीज, कोई चीज, हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। तो क्या हीमोग्लोबिन प्रोटीन है? ओ सॉरी, एंजाइम है? बेटा पठान तुम गलत बोल रहे हो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं आता। गलत। मेम्ब्रेन में कहाँ से चलो, मेम्ब्रेन में ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, लेकिन पूरी मेम्ब्रेन ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर नहीं बनी हुई होती, एंटीबॉडीज बनी हुई ग्लोबुलर प्रोटीन की। ठीक है, तो क्या एंटीबॉडीज, क्या मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स, क्या अल्लाह भला करे आपके पास वो हीमोग्लोबिन, ये सारे एंजाइम्स हैं ना? अब आपने कैसे तय किया कि ये एंजाइम नहीं है? हालांकि आपने कहा कि भाई ये तो प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन है, और पीछे भी आपने मुझे बताया सबने कि जी वो ग्लोबुलर प्रोटीन और इस तरह की कहानियां कराई हमने। तो अब इसका मतलब ये है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर प्रोटीन के अलावा भी कुछ और है जो उसको ग्लोबुलर प्रोटीन बना रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब अगर उससे हटके कोई चीज आ रही है, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन से हटके कोई चीज है, तो वो क्या है, व्हाट इज दैट? तो अब एक बात समझ लेना बड़े अच्छे से। ये जब टीएमसी का दौरा था, 2020-21 की बात है, आप लोग तो छोटे होंगे उस वक्त, हम लोग ने जो जमाना देखा, तो उस वक्त बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते, हालांकि थे याद रखने वाले, लेकिन बड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन आते थे। और उसमें आमतौर पे क्या होता था कि ऐसी चीज आ गई, मिसाल के तौर पे आपके पास सवाल आया कि एंजाइम है, एंजाइम किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है? आप कुछ बच्चों ने एलोस्टेरिक साइड लिख दिया, कुछ ने एक्टिव साइड लिख दिया, कुछ ने प्रोटीन लिख दिया, कुछ ने फलाना लिख दिया। याद रखिएगा एंजाइम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। क्लियर? प्रोटीन पार्ट को हमारे नाम दिया जाता है एपो एंजाइम का, है कि नहीं है बच्चों? प्रोटीन पार्ट को नाम दिया जाता है एपो एंजाइम का। सो गए सारे, एवरीवन इज अस्लीप।
है भाई। अच्छा, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, जो भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया, सिर्फ को फैक्टर कहते हैं इसको। ऐसा ही है। अब देखो इस बात को समझो, नॉन प्रोटीन पार्ट के भी, यानी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये भी आपको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाता है। एक है ऑर्गेनिक पार्ट और एक है इनऑर्गेनिक पार्ट। नॉन प्रोटीन में ऑर्गेनिक हो गया और इनऑर्गेनिक हो गया। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं किसके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर अगर कोई चीज नॉन प्रोटीन है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट कैसे हो सकता है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है तो जिसके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर नॉन प्रोटीन हो गया एक सेक्शन, जिसको हम कोफैक्टर कह रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक पार्ट कैसे हो सकता है जब वो प्रोटीन ही नहीं है? तो किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है? अब देखो एक बात याद रखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? किसी को पता है? हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड, न्यूक्लिक एसिड वाले हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस वाले कंपाउंड। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि नॉन प्रोटीन पार्ट है लेकिन उसमें उसकी टाइप्स में कोई ऑर्गेनिक टाइप भी है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होनी नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लमेटिक क्यों नहीं होनी चाहिए? आप देख के बोलोगे सर क्या हुआ, खाली प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ी होता है। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो प्रोटीन से ना बनी हुई हो लेकिन हो प्रोटीन वाली ही, ठीक है, या प्रोटीन से मिलती जुलती हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको मैंने यहां पर लिखा है, ये वो है कि जिसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। और ये इनऑर्गेनिक पार्ट हुआ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होंगे। पहले इनऑर्गेनिक पार्ट को देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या चीज आ जाती है। इनऑर्गेनिक पार्ट में आमतौर पे सॉल्ट्स, आयंस या एलिमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया लेट सपोज मैग्नीशियम का आयन। इसी तरीके से आपके पास लेट सपोज आ गए, हम कह देते हैं किसी किस्म के, जैसे आप समझ लें कि कॉपर के आयंस आ गए। इसी तरीके से आपके पास मैंगनीज आ गया। इस तरह के आयंस वगैरह आ गए। ये आयंस इनऑर्गेनिक सारे के सारे क्या होते हैं? पूछो पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछो। मैं कोएंजाइम पे आ रहा हूँ, मैं कोएंजाइम पे भी लिखा नहीं, मैं कोएंजाइम पे आ रहा हूँ। हाँ बेटा नुमान, बेटा सवाल पूछ लो। रूल ऑफ दीज नॉन प्रोटीन, मैं समझा नहीं सवाल, मतलब क्या मतलब रूल ऑफ दीज नॉन प्रोटीन पार्ट? अभी कोएंजाइम पे आ रहा हूँ दिल बेटा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा रोल, ओके। नॉन प्रोटीन पार्ट का रोल क्या होता है? देखिए, अभी एग्जांपल देके बताऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ चीज। मेरे पास अगर खाली प्रोटीन होगा ना, तो प्रोटीन को रिएक्ट किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है, इसको रेगुलेट करने वाला कौन होगा? इसको रेगुलेट करने वाला कौन? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, असल काम रिएक्शन का या एंजाइम का रोल प्ले करता है कौन? प्रोटीन। ऐसा ही बात सुनिए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके कमरे में एसी जो है, उसको चलाने में किसका हाथ है? बिजली का। लेकिन उसकी स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? रिमोट। अगर बिजली नहीं आ रही होगी रिमोट चलेगा नहीं। लेकिन अगर बिजली आ रही होगी तो एसी जरूर चलेगा। आप रिमोट के बगैर तो रह सकते हैं, एसी या बिजली के बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन कराने के लिए यू कैन लिव विदाउट दिस नॉन प्रोटीन पार्ट। ये एक्टिवेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, बट यू कैन नॉट लिव विदाउट दिस प्रोटीन पार्ट। तो नॉन प्रोटीन पार्ट के असल में दो काम होते हैं। एक काम होता है एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? एंजाइम। और दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ व्हाट? एंजाइम।
बाकी जो मेन रोल है इन्हीं रिएक्शन करवाने का, कैटालिसिस का, जो भी काम सारे हैं, वो सारा काम इस प्रोटीन पार्ट का होता है। यानी दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिसिस। कैटालिसिस का वर्ड अभी हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे, कैटालिटिक साइट से ना रिलेटेड। तो नुमान बेटा समझ गए बात को? तो नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कैन आइदर बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मेन फंक्शन इज टू एक्टिवेट और रेगुलेट द फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। जो ज्यादा बड़ा वाला पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट जो होता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अंग्रेज ने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है ना, ये इसको हम एक नाम देते हैं और इसके नाम में इसका काम छुपा है। जैसे अभी आपने सवाल किया ना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज एक्टिवेटर। लो भाई, क्या नाम हो गया इसका? एक्टिवेटर। इनऑर्गेनिक पार्ट का नाम क्या हो गया? एक्टिवेटर। ये वो चीजें हैं जो कि नॉन प्रोटीनेशियस हैं, इनऑर्गेनिक हैं, अटैच हो जाती हैं प्रोटीन पार्ट के साथ, और क्या करती होंगी? फंक्शन बताएगा कोई इसका? इसका कोई फंक्शन बताएगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक पार्ट? इसका फंक्शन इसके नाम में छुपा हुआ है। इसका नाम क्या है? एक्टिवेटर। दे एक्टिवेट द एंजाइम। बात क्लियर हो गई? एक्टिवेट दी एंजाइम। वेरी गुड, हो गया एक्टिवेशन रेगुलेशन दोनों। ठीक है। ये मेटालिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। दे कैन आइदर बी मेटालिक, दे कैन आइदर बी और नॉन मेटालिक। मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों हो सकते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई यहां तक? अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक पे। बहुत सारे बच्चे भी ऑर्गेनिक के नाम ले रहे थे कि सर ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो नॉन प्रोटीन का, उसके बारे में बात कर लें। तो दो बात, अब इसकी बातें सुन लो। मेटलॉइड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आम नहीं, आमतौर पे मेटालिक और नॉन मेटालिक होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक में दो चीजें आ जाती हैं, अब जरा इसको गौर से समझ लीजिएगा। ऑर्गेनिक के अंदर अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक अदद एंजाइम है, ये देखो गौर से, ये मेरे पास एपो एंजाइम का पार्ट है। इसको मैं लिख रहा हूं एपो एंजाइम। ठीक है। इस एपो एंजाइम के ऊपर अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कोफैक्टर लग जाए, क्या बोला मैं? दोबारा से दोबारा दोहरा रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं। इस एपो एंजाइम के ऊपर कोई ऐसा कोफैक्टर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड लग जाए कि जो कि डिटैच हो जाता है, लगता है, काम करता है, अलग हो जाता है। कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन हो, ऑर्गेनिक इन नेचर हो, डिटैच हो जाता हो, इसको हम नाम देते हैं को एंजाइम का। क्या नाम देते हैं? बोलो भाई, को एंजाइम का। क्लियर हो गई? ये हो गया एपोएंजाइम पर्पल वाला। रेड वाला इसके ऊपर लग गया कोफैक्टर। कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन है, जो ऑर्गेनिक है, लगने के बाद, काम करवाने के बाद डिटैच हो जाया करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम। यहां तक मेरी बात समझ गया? यहां तक क्लियर हो गई मसला? अब अगर क्लियर हो गया तो अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात क्या है? अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कोफैक्टर, हाँ हाँ हाँ, करो करो करो, सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। कोई कुछ पूछना चाह रहा है मुझसे? खामोश होकर सारे बच्चे। सन्नाटा पड़ा हुआ है पूरे चैट बॉक्स के अंदर। चैट बॉक्स में सन्नाटा है। डिटेच नहीं, मेरी बात नहीं सुनी। देखो और से मैं फिर दोबारा बताता हूँ। मैं, ये तो है डिटैचेबल ना एक्टिवेटर, तो मैंने कहा कि उसने काम किया, वो हट के चला गया। जुमला मैंने क्या दोहराया? मैंने कहा ऐसा कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन हो, ऑर्गेनिक इन नेचर हो। वो तो एक्टिवेटर की तो बात अलग होगी ना, वो तो इनऑर्गेनिक था। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक इन नेचर हो, जो डिटैच हो जाता हो काम करने के बाद।
उसको हम कोएंजाइम कह रहे हैं। ये जो ऑर्गेनिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ। देखिए यहां तक तो दोनों बातें क्लियर थी, को फैक्टर नॉन प्रोटीन। अब नॉन प्रोटीन के अंदर दोनों चीज आ जाती है, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। लेकिन मैं किस लाइन को लेकर चल रहा हूं, सिर्फ ऑर्गेनिक की। ठीक हो गया। तो डिटैचेबल जो है, जिसको हम लूजली अटैच आप कह रहे हो, वो कोएंजाइम हो गया। ठीक है। अरे वो तो करता ही है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों कर, देखो देखो, सीक्वेंस समझो। सीक्वेंस, मैं समझ गया तुम लोगों का मसला, मैं समझ गया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमने सबसे पहले बात कैसे स्टार्ट की, हमने कहा एंजाइम के दो हिस्से हो गए, एक प्रोटीन, एक नॉन प्रोटीन। प्रोटीन क्या कर रहा है, साथ साथ दोहराते जाना, कैटालिसिस। असल काम बायो कैटलिस्ट वाला कौन कर रहा है, प्रोटीन। लेकिन इस प्रोटीन की कैटालिसिस को रेगुलेट एक्टिवेट कौन कर रहा है, नॉन प्रोटीन पार्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक। ठीक हो गया। एनी काइंड ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग और रेगुलेटिंग एंड और रेगुलेटिंग दी एंजाइम। यहां तक क्लियर हो गई सारी बात। अब आगे चलो इससे। हुरैन बेटा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, मैं जरा पीछे से रिपीट कर दूं ताकि सबको एक रिदम मिल जाए, एक रिदम मिल जाए। ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा अब को फैक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक विद कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इनऑर्गेनिक विदाउट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक। और इनऑर्गेनिक को फैक्टर को हमने नाम दिया किस चीज का, एक्टिवेटर का। दिस इज एक्टिवेटर। काम क्या है, एक्टिवेशन स्पेसिफिक, कभी कभार रेगुलेशन भी। क्लियर हो गई बात। एग्जाम्पल्स देख ली हमने इसकी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं कह रहा हूं तस्वीर बनाने के बाद कि ये तो इनऑर्गेनिक का एक तरफ हो गया सीन। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। को फैक्टर जो नॉन प्रोटीन हो, ऑर्गेनिक इन नेचर हो, लगने के बाद, काम करने के बाद डिटैच हो जाया करते हो, डिटैचेबल हो, इनको हम क्या नाम देते हैं, को एंजाइम का। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई सबको, है भाई, क्लियर है। ओके। अब देखो, फिर मैंने अगली बात क्या की, मैंने कहा कुछ एंजाइम ऐसे कि जिनके को फैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक इन नेचर, लग लग जाए अगर वो को फैक्टर, ऑर्गेनिक को फैक्टर लग जाए, तो वो डिटैच ना हो, नॉन डिटैचेबल, नॉन डिटैचेबल हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप में अभी नाम आया था, प्रोस्थाटिक ग्रुप। अभी जिक्र भी किसी ने किया था, प्रोस्थाटिक ग्रुप। क्लियर हो गई बात। इट मींस कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड based on their tendency to detach or to stick with the apoenzyme। तर्जुमा, तर्जुमा क्या है इसका, मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम दो हिस्सों में तकसीम इसलिए करते हैं, इस बिहाफ पे कि उनमें से कौन सा ऐसा है कि जो लग जाए एपोएंजाइम से, काम के बाद अलग हो जाए, या लग जाए एपोएंजाइम के साथ काम के बाद भी लगा दे। इस इन दो बुनियादों पे हम ग्रुप बना देते हैं कोफैक्टर्स के। क्लियर हो गई मेरी बात, बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इनकी और डिटेल तफसीलात के ऊपर कि कौन किससे बना हुआ होता है, कौन किस तरह का होता है, ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग वगैरह की बातें आ रही हैं। अब देखें, जो को एंजाइम है, को एंजाइम है, अच्छा इस वाली, ये जो सीक्वेंस है इसको कॉपी कर लो, मैं ताकि इसको थोड़ा रिमूव कर दूं इस वाली जगह को, यहां पर मैं थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दूं। इस वाले को मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि मैं बढ़ा के लिख दूं। जब बल्कि काम करता है, मैं नेक्स्ट पेज भी बना देता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पेज बना दूं, चलो उसको कोई मसला नहीं है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल बनानी थी इसकी। हाँ, हुरैन ने एक सवाल किया था, और हुरैन का सवाल ये था कि सर वो क्या कोफैक्टर्स नॉन फंक्शनल होता है, यानी क्या विदाउट कोफैक्टर एंजाइम नॉन फंक्शनल होता है, उसके बगैर सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ कुछ एंजाइम जैसे हैं जो कि प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं, आमतौर पे हम उसको प्रो एंजाइम या प्रोटो एंजाइम का नाम देते हैं, जिनमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती,
दे आर वेरी स्मॉल एंजाइम्स, दे डू अ वेरी स्पेसिफिक टास्क, और वो यानी उनमें अगर कोफैक्टर नहीं भी होता तब भी वो चल जाते हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी क्लास होती है एंजाइम्स की। आमतौर पे हमारे पास जो जर्नली इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स होते हैं, ऑल ऑफ देम हैव एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ कोफैक्टर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। हमारे पास डेली इस्तेमाल होने वाले, वास्ट मेजोरिटी में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स के अंदर कोफैक्टर्स मौजूद होते हैं। उसके बगैर वो सबस्ट्रेट लग भी जाए तब भी काम नहीं कर सकता, मैंने काम हो ही नहीं सकता उसमें। ठीक है औरन बेटा, यानी होना लाजमी है। क्लियर हो गया? अब मैं आगे चलता हूं, जरा मैं इसी बात को, इनकी एग्जांपल्स को आगे तो आपके सामने तफसीली समझा देता हूं। 2021 में पीएमसी के एक मॉक टेस्ट के अंदर भी सवाल आया था, और बहुत ही नए तर्ज का सवाल था। और वो सवाल ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन आइडेंटिफिकेशन और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। मैंने सवाल देखा, मैंने कहा ये सवाल किस किस्म का है, यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी रिएक्शन को देख के कि वो जो रिएक्शन है उसमें किस किस्म का कोफैक्टर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपके सामने वो सवाल का बता भी देता हूँ कि उस सवाल में जो रिएक्शन था वो कौन सा था। उसमें उन्होंने सक्सेनेट लिखा प्लस FAD प्लस लिखा, आगे लिखा सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस, और बना दिया फ्यूमरेट, और बना दिया FADH, ये एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया। FADH एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया। आप में से किसी ने रिएक्शन पढ़ा आज से पहले? सक्सिनेट प्लस FAD प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट एंड FADH। पढ़ा है, सबने पढ़ा। लिख के देने के लिए तैयार हूं, सबने पढ़ा। रिएक्शन बनाओ कौन सा था? अभी सबर करो, अभी सबको याद आएगा। हाँ हुरैन बेटा, बात तो आपने सही पकड़ ली। रिएक्शन, ओहो, मिर्जा अब्दुल रहमान बेग साहब फरमा रहे हैं सर ये TCA साइकिल है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। TCA साइकिल स्टार्ट होती है ऑक्सैलो एसीटेट से। उसमें हम ऐड करते थे किसको? हम ऐड करते हैं एसिटाइल कोए को। एसिटाइल कोए को एडिशन के बाद ये अल्फा कीटो, ये पहले आपके पास सिट्रेट बनता है, माजरत, ये सिट्रेट बनता है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद ये बनता है आइसोसिट्रेट। उसके बाद ये आपके पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बाद आपके पास सक्सिनाइल को ए बनता है। उससे बनता है सक्सिनेट। सक्सिनेट से बनता है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट से बनता है मालेट। और मालेट से फिर दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट। ये है आपकी क्रैब साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं। याद आया कुछ? इस रिएक्शन में सिर्फ एक जगह पे, यहां पर FADH रिलीज होता है। इस जगह पे सिर्फ वाहिद जगह जहां ATP रिलीज होता है, और 3 मुख्तलिफ जगहों पे इसमें NADH रिलीज होता है। याद आया कुछ? तो ये हमारे पास रिएक्शन से निकाल, यानी आपके अपनी किताब से ये रिएक्शन निकाला हुआ था। अच्छा, अब बच्चे तो चलो देख के इसको शॉक हो गए थे, लेकिन बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने बाकी सारी चीजों को साइड पे किया, और जिस तरह से होरेन ने इस सवाल में से असल चीज पकड़ी ना, वो ये थी FADH या FAD। ये एक ऑर्गेनिक को फैक्टर है। हमें कैसे पता चला है ऑर्गेनिक को फैक्टर है? ये इनऑर्गेनिक भी तो हो सकता है। आप कैसे बता बोल रहे हैं ये बात कि भाई ये ऑर्गेनिक को फैक्टर है? इनऑर्गेनिक भी तो हो सकता है। मैं यहां लिख देता हूं इनऑर्गेनिक को फैक्टर, इनऑर्गेनिक को फैक्टर। अब मुझे आप लोगों ने डिसाइड करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है, ये ऑर्गेनिक को फैक्टर है या इनऑर्गेनिक को फैक्टर है? सर ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। कैसे पता चला कि ये ऑर्गेनिक है? सर ये विटामिन है और कोएंजाइम होता है विटामिन। ओके सर, डाइन्यूक्लियोटाइड ऑर्गेनिक फैक्टर है, बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि मेरा बच्चा मुझे ये बताओ कि FADH का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे फेराडॉक्सिन। हाँ पूरा नाम। डाइन्यूक्लियोटाइड भी तो है, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ना इसके अंदर। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? कैन एनीवन डिफाइन ये फ्लेविन एडिनो एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड? कोई मुझे बता सकता है कि डाइन्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं? जल्दी जल्दी, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है?
व्हाट इज एन न्यूक्लियोटाइड? रेसिपी बना रहे हैं, पहली चीज न्यूक्लियोटाइड की, ओ माय गॉड, शुगर आ गई। फॉस्फेट को तो छोड़ दो, ये शुगर से गेम खत्म हो गया। शुगर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी एक चीज आपके पास तीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी, एडेनिन भी न्यूक्लियोटाइड, फिर डाई न्यूक्लियोटाइड, दो अलग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो फ्लेविन के अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन होता है, लेकिन चलो हम सिर्फ उसको लेके चल रहे हैं जो हमें बहुत आसानी आता है। हमने कहा कि वो जो है ना, उसमें शुगर है, शुगर 5 कार्बन वाली। शुगर का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक को फैक्टर है। अब फड्डा ये पड़ गया कि ऑर्गेनिक को फैक्टर है अगर, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होना चाहिए या ये कोएंजाइम होना चाहिए? कैसे बताओगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम? हाउ वुड यू डिफाइन दिस? नाइट्रोजन बेस ऑन शुगर, बेहतरीन हो गया। हाउ वुड यू डिस्क्रिमिनेट कि ये एफएडी जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है या कोएंजाइम है? कैसे पता चलेगा? चले कोएंजाइम मैंने मान लिया। डिटैचेबल, हाउ वुड यू गिव मी अ प्रूफ कि ये डिटैच हो जाता है? कैसे कि मुझे कैसे पता चलेगा डिटैच हो गया रिएक्शन से? बाय प्रोडक्ट कोएंजाइम। देखो बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो एफएडीएच है ना, ये एफएडीएच क्या है? ये किसके पास जाता है एफएडीएच यहां से निकल के? किसी को याद है? इस रिएक्शन से एफएडीएच निकल के किसके पास जाता है? ये जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिससे फिर आगे जाके एटीपी निकलती है। एक एफएडीएच कितनी एटीपी निकालता है? 2 एटीपी निकालता है। याद आ रहा है कुछ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो को एंजाइम है ये फैसिलिटेट कर रहा है किसको? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को। वो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम को फैसिलिटेट करने वाला कौन? एफएडी प्लस। नेचर कैसी? ऑर्गेनिक। डिटैच होता है या बाइंड रहता है? कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि ये आपके पास डिहाइड्रोजिनेस, तो सक्सिनेट में से हाइड्रोजन रिमूवल करवाने में हेल्प करता है। ठीक हो गया। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, अपनी स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्म में मूव करके किसके पास चला जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वहां जाके इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है, जो भी वर्ड्स यूज कर लो, और एटीपी जनरेट होती है। तो अगर ये मूव करके जा रहा है सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज को छोड़ के, इसका मतलब है क्या है? डिटैचेबल या फिक्स्ड? आप बोलोगे सर ये डिटैचेबल पार्ट है। और डिटैचेबल पार्ट हमारे पास कौन सा होता है, क्या कहलाता है? को एंजाइम। बात समझ गए? देखो सिर्फ एक एग्जाम्पल से ये मामला हल हो गया। ठीक है, और ये एग्जाम्पल भी पढ़ी भी तो है हमने, वो बस याद नहीं रहती, वो एक अलग बात है, कोई मसला नहीं है। मेरी बातें सबको क्लियर हो रही है? बातें समझ में आ रही है भाई? बोर वोर तो नहीं हो रहा? टेंशन में तो नहीं आ गया? पता नहीं आदमी क्या बोले जा रहा है इतनी देर से। एक दफा वापस समझा देता हूँ सारी बातें जो मैंने पीछे से करता हुआ आया था, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बात बताई थी। पीछे दोबारा चल के एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या बातें पढ़ी। हमने सबसे पहली बात ये पढ़ी थी, एंजाइम 2 पार्ट्स, प्रोटीन नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन पार्ट्स में उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हमने नाम दे दिया एक्टिवेटर। आवाज सही नहीं आ रही मेरी, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ऑर्गेनिक को हमने नाम दे दिया, इनऑर्गेनिक को हमने नाम दे दिया एक्टिवेटर। ऑर्गेनिक को ऑन द बिहाफ ऑफ देयर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट हमने ग्रुप दे दिया, एक बना दिया कोएंजाइम जो डिटैच होने वाला है। और नॉन डिटैचेबल पार्ट इसको हम कह दिया प्रोस्टाटिक ग्रुप। दो अलग अलग चीजें हो गई। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो कि एपो एंजाइम के साथ मिलके, एपो एंजाइम के साथ मिलके काम करवा के अलग इख्तियार कर लेता है, अलग अलग हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कोएंजाइम। और अगर कोई ऐसा कोफैक्टर ऑर्गेनिक इन नेचर है जो कि प्रोस्टैटिक ग्रुप के साथ मिलके अलैदगी इख्तियार नहीं करता, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप। एम आई क्लियर? ये सारी बातें क्लियर आ गई? मैं दोबारा, एक मिनट आगे चलूं, कंटिन्यू करूं? बच्चों क्लियर हो रहा है? अच्छा भाई, अब देखो कुछ आखिरी लम्हात की बात करते जा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि मैं चीजें आपको समझा भी दूं कि फिर इसके बाद आपको लेके कैसे चलना होता है। एक एग्जांपल मैं और दे दूं आपको और वो एक एग्जांपल है किसकी भाई? हम बात कर रहे थे पीछे, हमने को एंजाइम की एग्जांपल ले ली, और को एंजाइम की एग्जांपल में हमारे पास आ गया एफएडी। इसी का छोटा भाई, यानी बड़ा भाई, सॉरी छोटा भाई नहीं बड़ा भाई, एनएडी। ये सारे के सारे क्या है? दे ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन। विटामिन से डिराइव्ड होते हैं, विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं ये। एफएडी हो गया, एनएडी हो गया, ये सारे क्या है? इसी तरह से रिएक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं, को एंजाइम्स कहलाते हैं।
काम करते हैं, अपने रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, साइड पे निकल लेते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं मार्केट से। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप की। प्रोस्टैटिक ग्रुप की एग्जांपल थोड़ी सी ट्रिकी लगती है बहुत सारे लोगों को। प्रोस्टैटिक ग्रुप की एग्जांपल देख लो, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूं। प्रोस्टैटिक ग्रुप की एग्जांपल में क्या आ जाता है? प्रोस्टैटिक ग्रुप की एग्जांपल में ऐसी चीजें आ जाती हैं दैट रिमेन फिक्स्ड, ये मूव नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे कोई एग्जांपल है किसी के दिमाग में? कोई एग्जांपल किसी के दिमाग में? आपके पास सबसे कॉमन एग्जांपल जो है ना प्रोस्टैटिक ग्रुप की, वो हमारा हीम ग्रुप है ऑफ हीमोग्लोबिन। इसको हम हीम ग्रुप, इसको जो पोरफायरिन रिंग का पार्ट भी होता है, जो पोरफायरिन रिंग का पार्ट भी होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल और हमारा हीमोग्लोबिन जो है, इसे तो एच ए ई लिखते हैं लेकिन चलो खैर हो गई, हीमोग्लोबिन दोनों जो है ना, इनमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पोरफायरिन रिंग होती है और एक आपके पास फाइटोल टेल होती है, इसका हेड वाला पोर्शन होता है। ये जो पोरफायरिन रिंग होती है, उसमें सिर्फ एक चीज का फर्क होता है क्लोरोफिल और मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम के सेंटर में जो पोरफायरिन रिंग लगी हुई होती है, मैग्नीशियम की जो पोरफायरिन रिंग है उसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन लगा होता है या एटम लगा होता है मैग्नीशियम का। और हीमोग्लोबिन के उसके अंदर जो है सेंटर में आयरन लगा होता है। अलबत्ता दोनों का शेप ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। और शेप बेसिकली कैसा होता है? इसके शेप को अगर हम देखेंगे तो इसके शेप के सेंटर में आयरन लगा होता है। ये आयरन चार जगह से बाउंडेड होता है और चार जगहों पे इसके बाद नाइट्रोजन लगे हुए होते हैं, नाइट्रोजन लगे होते हैं। और हर एक नाइट्रोजन आपके पास एक 5 कार्बन के ग्रुप के स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। ठीक हो गया? और ये फिर आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं इस तरह से करके। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट कहलाता है, हीम पार्ट। ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो फिक्स्ड होता है, इसमें से कोई चीज निकल के बाहर नहीं जाती। यानी पोरफायरिन रिंग में तो वैसे तो छोटे छोटे आपके पास जो है ना वो पायरॉल रिंग्स भी होते हैं। ये एक एक स्ट्रक्चर जो है ना पायरॉल रिंग कहलाता है। हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास इसकी तफसील है नहीं, एंजाइम का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, कोई इसकी तफसील में नहीं आ रहा। और ये मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, आमतौर पर बच्चे बहुत सारे हमारे पता है करते क्या है, जब वो फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्ट, इस तरह की चीजें, वो इन चैप्टर्स में बहुत आगे निकल जाते हैं। यानी आगे निकलने का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल ही बह ही जाते हैं इसके फ्लो में। वो इतनी इन डेप्थ फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनको एम कैट दे के पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, एम कैट से पहले ही डॉक्टर बनना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने आपको याद, अगर आप में से किसी ने वो अटेंड की होगी ओरिएंटेशन, उसमें मैंने बात जिक्र की थी बार बार, और ये मैंने दो लफ्ज बार बार इस्तेमाल किए थे कि कुछ स्टूडेंट्स ओवर प्रिपेयर्ड होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं एमकैट के लिए। तो बायोलॉजी के बच्चों में मैंने आमतौर पे देखा है कि बायोलॉजी के सेक्शन में वो कुछ टॉपिक्स में ओवर प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, यानी जिस चीज को उनको नहीं भी पता होना होता वो भी पढ़ के चले जाते हैं। उसमें टाइम लगता है आपका, बिला वजह की गहराइयों में जाते हैं तो डूबने का खदशा होता है। ठीक है? तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूं कि जितनी बात आपकी किताब में लिखी हो इससे बस थोड़ा सा जान लेना बुराई नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बाहर निकल जाना, वो जो है ना, फिर आपको आपका फोकस डाइवर्ट कर देता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमारे पास बहरहाल जो मैं बता रहा था कि पायरॉल रिंग्स होते हैं। ये पायरॉल रिंग्स मिलके सेंटर में आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हीम का होता है, और ये हीम जो है प्रोस्टैटिक ग्रुप का एक की एग्जाम्पल है। एंड दिस इज समथिंग कि जो कि मूव करके नहीं आती। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल जो है, जो आपके पास मैग्नीशियम इसके सेंटर में यहाँ पर मैग्नीशियम लगा हो तो क्लोरोफिल बन जाएगा। क्लोरोफिल जो है उसको लाइट मिली तो मैग्नीशियम जो था वो अल्लाह भला करे आपका वो मूव करके निकल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है? इसी तरीके से आपके पास लेट सपोज ये जो आयरन वाला पार्ट है, आपने कहा कि जी वो उसने ऑक्सीजन कैरी करना शुरू कर दिया तो आयरन ही निकल के इधर उधर मूव कर गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोस्टैटिक ग्रुप्स होते हैं दे रिमेन अटैच टू देयर एंजाइम और देयर स्ट्रक्चर, ये मूव करके नहीं जाते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों?
तो ये आपके पास प्रोस्टैटिक ग्रुप की एग्जांपल आ गई। आपके पास ये हीम पार्ट आ गया विद पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, हमारे पास रिएक्शंस को बेहतर बना रहे हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट मूविंग और दे नॉट लीविंग दैट स्ट्रक्चर। मैं एंजाइम की एग्जांपल भी दे रहा हूं। अब देखें, ये सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई। अब इन सारी बातों को जमा करने लगे, अब इन सारी बातों को जमा करने लगे। जमा कैसे करेंगे? अब देखो प्यारे बच्चों, एक बात समझ लो। अब एक बात समझ लो अच्छी सी। अब एक आखिरी बात देख लेना, वो ये आपके पास आ गया एपो एंजाइम, जो तस्वीर मैंने पीछे बनाई थी। यहां पर लगा हुआ होगा आपके पास कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होगा तो को एंजाइम अगर डिटैचेबल है, प्रोस्टैटिक ग्रुप अगर डिटैचेबल नहीं है, इनऑर्गेनिक कहलाता है एक्टिवेटर। क्लियर हो गई बात? ये पूरा स्ट्रक्चर विच कंटेन्स व्हाट, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट, नाम क्या देंगे बोलो भाई? इक्वल्स टू होलो एंजाइम। होलो का मतलब होता है, होलोस्टिक से निकला है होलो। होलोस्टिक इन नेचर, कभी पढ़ा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह तुम लोग इस्तेमाल करते हो, लिखते हैं ओ माय गॉड हिज पर्सनैलिटी इज सो होलोस्टिक, मतलब कंप्लीट, होल जिसको कहते हैं, यानी होल आपके पास जो होता है कंप्लीट। ठीक हो गया? तो होलो एंजाइम बेसिकली कौन सा एंजाइम है? जो कंप्लीट है, जिसमें कौन सा पार्ट है? प्रोटीन पार्ट भी है और इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। बात समझ रहे हो बच्चों की नहीं समझ रहे? तो ये जो पूरा एंजाइम है ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब एंजाइम की एग्जांपल्स देख लो, आखिरी बात कर लेते हैं। लाइपेस, अमाइलेस, प्रोटीएस। ठीक हो गया? इसी तरीके से पॉलीमरेस, पॉलीमरेस, ऑक्सीडोडाइरेक्टेज, उतनी सारी एग्जांपल। लेकिन एक चीज कांस्टेंट मिलेगी आपको हर एक के अंदर, वो पता है क्या? एंजाइम के नाम के दो हिस्से होते हैं। एंजाइम के नाम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है, अगर हम एंजाइम के नाम को देखें तो इसका पहला हिस्सा आता है इसके या तो सबस्ट्रेट पे या फिर इसके मोड ऑफ एक्शन पे, कि ये काम कैसे करता है। मिसाल के तौर पे अभी यहां पर मिर्जा ने एग्जांपल दी, मिर्जा अब्दुल रहमान बेग ने एग्जांपल दी ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज इज द मोड ऑफ एक्शन, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन लाइपेज का जो लिपिड वाला पोर्शन है, लाइप वाला पोर्शन है, वो बेसिकली आपको बता रहा है कि आपके पास क्या है, लिपिड मौजूद है। और एज बेसिकली एंजाइम की प्रेजेंस को शो कर रहा होता है। बात क्लियर हो गई? ये आज की आखिरी बात है, ये आज की क्लास की आखिरी बात है। हुरैन बेटा, मैंने आपका सवाल देख लिया है। जो आपने सवाल किया है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि उसके लिए इंड्यूस फिट मॉडल का भी थोड़ा सा तस्करा हो जाए, तो फिर सवाल के जवाब को देने में ज्यादा मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों ने आज जितनी बातें पढ़ी हैं, क्लास टेस्ट के अंदर इसके बारे में कुछ बातें होंगी, वो आपने इसको सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ जो हमारे छाजाओं की एप्लीकेशन के ऊपर जो चैप्टर टेस्ट होगा इंशाल्लाह, जब वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी सॉल्व किएगा। फीडबैक जरूर दिएगा आपको क्लासेस कैसे लगी। हमारी क्लासेस इसी तरतीब की चलती हैं, यहाँ पर दो नंबरें नहीं होती कि डेमो क्लास में वो अच्छा अच्छा दिखा दिया आपको, जो है ना, वो डेमो क्लास में तिक्का खिला दिया और उसके बाद जब आम क्लासेस शुरू हुई तो उसमें खिचड़ी खिला रहे हैं, दाल चावल खिला रहे हैं। ठीक है? सारी क्लासेस में तिक्का ही मिलेगा और एक ही जैसी क्लासेस मिलेंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह से आप लोगों को इंगेज रखने की कोशिश की जाएगी। आप फिजिक्स के सर आ गए हैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।